ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, सबसे बड़ा सम्मान फिलिस्तीन का, और इधर इजराइल की संसद का सबसे बड़ा सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ये दोनों ही सम्मान, एक फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान और दूसरा इजरायली संसद का बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान, ये दोनों ही सम्मान मिलते हैं भारत के प्रधानमंत्री को। ये अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि क्यों कहा जाता है कि किसी एक देश में विश्व गुरु होने वाली बात रही है और आने वाले दिनों में भी कोई विश्व गुरु बन सकता है तो वो भारत है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर इजराइल और फिलिस्तीन एक साथ सबसे बड़ा सम्मान भारत के नाम, भारत के प्रधानमंत्री के नाम करते हैं तो ये बात समझ में आती है। और जरा ये भी देखिए, यहां मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं आज चर्चा की जो थीम होने वाली है, ये असल में जब सऊदी और पाकिस्तान के बीच में होने वाले डिफेंस पैक्ट का जवाब इजराइल की तरफ से हेक्सागन के जरिए देने की कोशिश होती है, जब वहां भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में I2U2 मतलब इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये चार देशों के मजबूत गठबंधन की बात होती है, जब वहां पर बात होती है कि आने वाले दिनों में हम दुनिया को दिशा दिखाने वाले बहुत सारे काम करेंगे, तो बहुत चिंता होती है। इधर यहां पर ये चिंताएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि ये गीदड़ भपकियां देते हैं कि इस बार तो हम भारत की एक रिफाइनरी को निशाना बनाएंगे, पूर्वी हिस्से को निशाना बनाएंगे। जाहिर है खोखली भपकियां देने का काम वहां से होता रहता है और वो जो चुपचाप सलामी स्लाइसिंग करना चाहता है, इन दोनों को चिंता हो रही है। भारत क्या अपने टू फ्रंट चैलेंजेस को अब टू फ्रंट अपॉर्चुनिटीज में बदलने की तरफ बढ़ चला है? हमारे साथ मौजूद मेहमान आपको आज ये बताएंगे। थ्रेडबेयर, खासतौर से इंफॉर्मेशन आपकी समझ को और पुष्ट करने के लिए जो मैं लेकर आया हूं खबरों के साथ। पहले खबर देखिए, भारत और इजराइल के बीच कई अहम समझौते हुए। एआई और शिक्षा के क्षेत्र में करार। आज का दौर एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसने अपने आप को वक्त से पहले एआई के मामले में मजबूत किया, वो बाकी की दुनिया के लिए नजीर बनेगा और बाकी की दुनिया को रास्ता दिखाने वाला भी, अगर वो जिम्मेदार देश है तो। एआई और शिक्षा के क्षेत्र में यह करार निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साइबर और निर्माण को लेकर समझौता हुआ। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी कई समझौते हुए। भारत और इजराइल हर गुजरते दिन के साथ और करीब आ रहे हैं। आपको मालूम है कि 1948 में इजराइल के वजूद में आते वक्त भारत इसके फेवर में नहीं था, लेकिन वक्त गुजरा। 1971 में भारत जब बांग्लादेश वाली चुनौती से मुकाबले था, उस समय भारत को जिस तरीके से सहयोग दिया इजराइल ने और 1992 में जिस तरीके से दोनों के बीच में कूटनीतिक रास्ते मजबूत हुए, उससे यह तय हो गया कि ये मुल्क आने वाले दिनों में और करीब आ रहे हैं। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की 70 साल में भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा इजराइल, और आज आप देखिए यहां दोनों ही देश ये बता रहे हैं कि अब ये कुर्बतें, ये नजदीकियां आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यहां ये तस्वीरें, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक्सचेंज होते डॉक्यूमेंट्स यही बता रहे हैं कि इजराइल और भारत अब और करीब हुए और आने वाले दिनों में इसलिए कहा जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रास्ता भी यहां से होकर गुजरता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में बोले नेतन्याहू, हमारे बीच बहुत अच्छी बात हुई। भारत इजराइल के बीच कई डीलें हुई। भारत के पास अपार क्षमताएं, डील से दोनों देशों को फायदा होगा, नेतन्याहू ने कहा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ये जो करार हुए हैं ये दोनों देशों के लिए बहुत हितकर हैं, दोनों देशों को इससे फायदा होगा। खासतौर से जो केमिस्ट्री होती है दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहुंचे, जैसे रेड कारपेट के साथ उनको रिसीव किया गया, सैफरन कलर की बात हुई, और उसके बाद संसद में भाषण जहां पर यह तक कहा गया कि मोदी जब आपको गले लगाते हैं तो आपको वार्मथ महसूस होती है, और उन्होंने अपने भाई तक की संज्ञा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो यह बताता है कि यहां बात प्रोटोकॉल तोड़कर एक दूसरे के और करीब आ जाने की इच्छाओं की है, और ये इच्छाएं साफ दिखाई देती हैं इन करारों में भी। इन दोनों देशों को फायदे की बात यहां पर की गई है। अगली खबर देखिए कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। साझा बयान में भारत के प्रधानमंत्री का यह कहना है, भारत इजराइल की दोस्ती अटूट है, हमारे संबंध मानवीय मूल्य पर आधारित हैं, जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे। रक्षा क्षेत्र में
हमारा सहयोग पुराना। मोदी ने कहा इजराइल में यूपीआई इस्तेमाल पर समझौता, भारत का यूपीआई इजराइल में चलेगा। परमाणु तकनीक में सहयोग करेंगे, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कही। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। और जिनकी दाढ़ी में तिनका है वो तो अपने वहां बैठकर अपनी दाढ़ी आज नोच रहे होंगे। किस संदर्भ में कह रहा हूं, जरा देखिए ये खबर। यहां आतंकवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद में भी कहा इजराइल की, और उसके अतिरिक्त भी कहा कि साझा प्रयासों की जरूरत है, आतंकवाद किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा जितना ज्यादा हमको मुंबई में हुए हमलों का दर्द है उतना ही ज्यादा दर्द है अक्टूबर 7 अक्टूबर में जिस तरीके से इजराइल की धरती पर हमला बोला गया, निर्दोषों को, नागरिकों को निशाना बनाया गया। ये दोनों ही अमानवीय घटनाएं हैं और हमको एक जैसी पीड़ा देती हैं। तो जाहिर है आतंकवाद पर हमला था, और आतंकवाद पर हमला है तो सबसे ज्यादा चोट और सबसे ज्यादा दर्द कहां है वो बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके साथ हम चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ। राजा फैजल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से। इसके अतिरिक्त मुकेश कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ इस चर्चा में वो भी जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में। आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो ये कि क्या कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन थी जो रह गई, या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यहां मिलता हुआ दिखाई दिया भारत इजराइल के संदर्भ में? इसको कैसे देखा जाना चाहिए, कर्नल शैलेंद्र? जय हिंद, नमस्कार दिनेश जी। ये सवाल एक्चुअली आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। ये तो मेरे पाकिस्तान पैनलिस्ट बताएंगे कि आशा से ज़्यादा हुआ या कम हुआ। राजा फैजल मस्ट बी फॉलोइंग इट मच बेटर। हमने तो जो करना था वो हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, हम अपनी इकॉनमी के लिए कर रहे हैं, हम अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए कर रहे हैं, हम अपनी काउंटर टेररिज्म के लिए कर रहे हैं, हम अपनी इकॉनमी बढ़ा रहे हैं, हम अपनी जॉइंट प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम को डेवलपमेंट में विश्वास कर रहे हैं, हम एक जॉइंट R&D कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात करी ना केमिस्ट्री की, मैं आपको आज बता दूं, केमिस्ट्री जब ही होती है जब फिजिक्स और बायोलॉजी ठीक हो। और वो जो फिजिक्स है ना, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छा बोला कि इट इज़ अ जॉइंट म्यूचुअल बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट। ये जो फिजिक्स होती है ये दुनिया में काम करती है। मैं बायोलॉजिकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बायोलॉजिकल हिस्ट्री बताती है कि किस तरह से जब ज्यूज के ऊपर अत्याचार हुए थे तो भारत भी उसमें से एक देश था जिसने ज्यूज और पॉलिश लोगों को अपने यहां शरण दी थी। इस बात को भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा भी कि वो जगह जहां कभी किसी यहूदी पर अत्याचार नहीं हुआ वो भारत की जमीन है। उन्होंने तुलना भी किया। हमारे संवाददाता मनीष झा जो कि लगातार आपको भारत के प्रधानमंत्री की इस विजिट के संदर्भ में अपडेट दे रहे हैं, TV9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है इजराइल, और इस वक्त अपडेट देने के लिए मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आपने किस बात को सबसे महत्वपूर्ण माना, उसको हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल दिनेश, देखिए मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि इस विजिट के बाद बहुत सारे जो मिथक हैं वो टूट रहे हैं। मसलन कि ईरान को लेकर पहले यही था कि ईरान के साथ, इजराइल को लेकर कि इजराइल के साथ भारत का रिश्ता 1992 से शुरू हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था यानी 17 सितंबर 1950 को, उस दिन इजराइल को भारत ने औपचारिक तौर पर मान्यता दी थी। तो उनका कहना यही था कि इजराइल के साथ भारत शुरू से ही था। दूसरी बात है कि चाहे भारत में या दुनिया भर में ये चर्चा होती है कि भारत केवल इजराइल ही क्यों जा रहा है, तो यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि भारत केवल इजराइल के साथ है और पहले इजराइल के साथ नहीं है। उनका कहना यह था कि इजराइल के साथ भारत तब भी था, और अब तो चूंकि प्रधानमंत्री खुद ही 2 बार यहां पर आए, संसद को संबोधित किया, तो जाहिर है कि भारत सरकार की इजराइल को लेकर जो पॉलिसी है वो बहुत मजबूत हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल के जो विरोधी गुट माने जाते हैं उनके साथ भारत का साथ छूटा है। आपने कई जिक्र भी किया है। सच बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन भी गए, इजराइल भी गए, सऊदी गए, ईरान गए, और इसके अलावा तमाम कई और देश गए। जो मेरी क्यूरियोसिटी है वो बाकी लोगों की भी क्यूरियोसिटी है। बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन आप एक ये बात बताइए कि डिफेंस डील्स में जो बड़ी एक्सपेक्टेशंस रही हैं
वो भारत के सुदर्शन चक्र को हो, मतलब वहां का आयरन डोम, उससे कौन सी बातें ऐसी हैं जो यहां अडॉप्ट की जा सकती हैं, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत कौन सी चीजें ऐसी हैं जो भारत में बनाई जा सकती हैं, जो इजराइल हमको दे सकता है, इसको लेकर जो बातें चल रही थी उनमें क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? बिल्कुल दिनेश, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में कहूं तो अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या आज के विजिट में भारत और इजराइल के बीच आयरन डोम को लेकर या जो लेजर बीम सिस्टम को लेकर कोई चर्चा हुई है या कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो इसका जवाब है नहीं, अभी नहीं हुआ है। लेकिन TV9 ने जब इसके बारे में जानकारी जुटाई तो उनका कहना यह था कि भारत और इजराइल के बीच में लगातार रक्षा सहयोग चल रहा है और आने वाले समय में जो है सो ये सहयोग और अधिक बढ़ेगा। तो क्या ये सहयोग बढ़कर लेजर बीम टेक्नोलॉजी तक पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि देखिए, आज की तारीख में युद्ध में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हम खुद ही जानते हैं कि जब इजराइल ने गाजा के खिलाफ युद्ध शुरू किया था तो उसने AI प्लेटफॉर्म जो है सो लेवेंडर और गॉस्पेल का इस्तेमाल किया था। तो वैसी स्थिति में इस विजिट का जो पूरा फोकस है वो AI बेस्ड था। आपने भी इसका जिक्र किया, तो जाहिर है कि भारतीय सेना को या भारतीय डिफेंस कैपेबिलिटी को AI बेस्ड जो रक्षा टेक्नोलॉजी है उसमें उससे मदद मिलेगी। तो ये एक बड़ा तो ये महत्वपूर्ण कि इसके संदर्भ में कोई औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन मनीष ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि डिफेंस पैक्ट्स दोनों के बीच में हो रहे हैं, तो कब बगैर बड़े अनाउंसमेंट के ये होता हुआ दिखाई दे जाए आपको, इसके लिए आपको मतलब हो सकता है कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन इसके लिए तय की गई हो, जिसका अभी कोई यहां पर मेंशन नहीं दिखाई दे रहा। बहुत धन्यवाद मनीष झा आपका यह जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मनीष झा हमारे संवाददाता इस पूरे दौरे के समय महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं और इजराइल में इस वक्त मौजूद है। लेकिन अब मैं अभिषेक जी आपके पास आने वाला हूं। ये एक बात ऐसी थी जिसको लेकर फर्वर बहुत था, बहुत चर्चाएं हो रही थी, कहा जा रहा था कि इसके संदर्भ में तो निश्चित रूप से कुछ होगा। ये नहीं होना क्या कहीं कहीं पूरे मामले में कोई एंटी क्लाइमैक्स है, या कोई एंटी क्लाइमैक्स नहीं है, चीजें और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हो जाएंगी? नहीं, देखिए, अगर हम भारत इजराइल संबंधों को देखें तो हमें 4 स्तंभों में देखना होगा। एक तकनीकी आधुनिकीकरण का जो मुद्दा है, दूसरा रणनीतिक स्वायत्तता का मुद्दा है, तीसरा चीन पाकिस्तान की जो यहाँ जो हमारे नेबरहुड में स्थिति है उसे काउंटर करने का मुद्दा है, और चौथा जो मुद्दा है कि एक जनरल आतंकवाद विरोधी जो भारत और इजराइल दोनों ही उसके विक्टिम्स हैं उन पे सहमति। तो इन चारों मुद्दों पर बहुत अच्छे से बात हुई है, और चारों मुद्दों पर भारत और इजराइल के बीच प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू साहब के बीच इतनी अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली कि जो हमें प्रिसिसिव टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए जो हमें ड्रोन सिस्टम चाहिए वो हमें उपलब्ध हो रहा है। हमें और हमारी जो दोस्ती बढ़ रही है वो क्या ड्रोन के संदर्भ में अभी कोई चर्चा हुई है? मुझे लगता है हेरन के संदर्भ में, मेल के संदर्भ में ये जो कहा जा रहा था कर्नल शैलेंद्र कि हमको ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स मिल सकते हैं, इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट अभी तो मैं नहीं देख रहा हूं। कोई अनाउंसमेंट हुआ है क्या? दिनेश जी, इस तरह की अनाउंसमेंट स्पेसिफिकली नहीं होती। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। हेरॉन जब हमने खरीदा था तो कौन सी अनाउंसमेंट हुई थी? हमने खरीद लिया, ये तो बाद में लोगों को पता चला। ऐसे ही अगर आप जब आयरन डोम की बात कर रहे हैं, आयरन डोम अब तक एक कर्टन लगा हुआ था कि नहीं देंगे। पहली बार आप देख रहे हैं कि इजराइल बोल रहा है आयरन डोम की बात हो गई। ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, ये उनका डिक्लेरेशन है। मैं तो कह रहा हूं, आप अगर इस तरह की कोई भी बात पूछनी है, आपके पास मेरे सामने हमारे जाबाज पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो हैं राजपूत राजा फैजल, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे, क्योंकि उनकी नजर इन पर और ज्यादा पैनी है। नहीं, और मुझे तो लगता है उनकी नजर दूसरी फॉर अ बात पर है। चेंज सच बोलेंगे। उनकी नजर इस बात पर भी है कि ये जो मुस्लिम नेटो की बात की जा रही थी, जो सऊदी पाकिस्तान पैक्ट की बात होती है, अब यहां पर जो हेक्सागन की बात होने लगी है, I2U2 की बात होने लगी है, क्या ये चीजें एक तरीके से उसका जवाब है? राजा फैजल के पास मैं जाऊंगा ये समझने के लिए, लेकिन जरा उससे पहले कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और जिस पर चर्चा भी करना चाहता हूं। मुकेश जी, राजा फैजल और अमजद अयूब मिर्जा, आपके पास आने से पहले जरा ये चीजें भी बता दूं। भारत इजराइल डील से चाइना और पाकिस्तान में हलचल की बात जरूर है। कूटनीतिक तौर पर इसको यह माना जा रहा है कि यह भारत का बड़ा कदम है, और इसको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि चाइना में भी बहुत गौर से देखा जा रहा होगा। अरब में भारत की धाक के आगे पाकिस्तान जाहिर है ये समझ रहा होगा कि बाकी सब बौने नजर आते हैं, तब जबकि इजराइल भी
अपना सबसे बड़ा सम्मानों में से एक भारत के नाम करता है और पैलेस्टाइन भी 2018 10 फरवरी को ही भारत को ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन दे चुका है। अब जरा ये भी देखिए, आपको ये बता देते हैं आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि तनाव संभव है और पूरी तरह से होगा चाइना और पाकिस्तान में। असल में ये जो बात कही जा रही है कि आज वो कर्टन हट गया। पहले जो ये था, जैसा कर्नल शैलेंद्र ने कहा कि क्या वो टेक्निक जो आयरन डोम देती है इजराइल को, क्या वो भारत को उसी तरीके से इम्प्रेग्नेबल अभेद्य सुरक्षा घेरा देगी जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाएगा होलिस्टिकली। मिशन सुदर्शन चक्र भारत का एक महत्वाकांक्षी बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच जिसे 2035 तक पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य है। भारत के प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में लाल किले से भी इसका मेंशन किया था। यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन इसे भारत की विशाल भौगोलिक स्थितियों के मुताबिक कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर लागू किए जाने की जरूरत है, लिहाजा वो डेवलप करने पर काम चल रहा है। इस मिशन में सुरक्षा की 5 परतें होंगी जिनमें अलग अलग हथियार और तकनीकें शामिल होंगी। पहली परत होगी अंतरिक्ष और लंबी दूरी की निगरानी, स्पेस एंड लॉन्ग रेंज वाली। ये परत खतरे को सबसे पहले भांपेगी, पहचानेगी, और ये तकनीक हथियार और अंतरिक्ष से ऑब्जर्वेशन पर आधारित होगी। स्पेस बेस्ड एक तरीके से ऑब्जर्वेशन कहिए, और लंबी दूरी के रेडार इसमें काम करेंगे। दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होने से पहले विमान की गतिविधि को बहुत पहले इसको पकड़ लिया जाएगा। दूसरी परत बाहरी सुरक्षा घेरा, आउटर लेयर, 300 किलोमीटर से ज्यादा। ये परत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए S-400 ट्रायम्फ जैसे जो भारत के पास इक्विपमेंट्स होंगे उसके जरिए इसको निभाया जाएगा। अब जरा ये भी देखिए कि DRDO भी M3 विकसित कर रहा है 350 से 400 किलोमीटर रेंज वाला। तीसरी परत होगी मध्यम दूरी वाली, मीडियम रेंज, 70 से 250 किलोमीटर। भारत इजराइल की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित हथियार इसमें शामिल होंगे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं। और इसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बराक 8 और आकाश न्यू जनरेशन भी लगाए जाएंगे। ये मिसाइलें दुश्मन के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, बड़े ड्रोनों को मध्यम दूरी पर नष्ट कर देंगी। चौथी परत सबसे करीब की सुरक्षा, पॉइंट डिफेंस 30 to 70 किलोमीटर, शत्रु के उन हथियारों के लिए जो बाहरी परतों को आर पार करके आते हैं। और यहां पर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर सिस्टम लगाए जाएंगे। बहुत कम समय में रिएक्शन करके ये असल में इस तरह के खतरों को भांपकर उनको नष्ट करने में काम करेंगे। पांचवी और अंतिम जो इसमें लेयर होगी वो शॉर्ट रेंज और क्लोज इन डिफेंस वाली होगी, 30 किलोमीटर के भीतर। और ये परत छोटे ड्रोन्स, रॉकेट्स, मोर्टार के हमलों से बचाएगी। हो सकता है इसमें उसी बीम का इस्तेमाल किया जाए जो असल में इस तरह के ड्रोन को हवा में ही पिघला देगी। अब जरा मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूं जो मैंने कहा था। राजा फैसल साहब, आजकल बड़े सारे अलायंसेस और बड़े सारे गोलबंदियां बन रही हैं। पाकिस्तान में भारत के पीएम की इस यात्रा को कैसे देखा गया? क्योंकि वहां के कई, अगर मैं अखबारों की हेडलाइंस पर जाऊं तो ये दिखाई देता है कि हलचल बहुत है, बल्कि पैनिक भी कहा जा सकता है उसको। देखिए, पाकिस्तान में कोई पैनिक नहीं है। पहली बात तो ये, आवाज थोड़ा यहां पर और बढ़ाइए प्लीज। हाँ राजा फैसल, पाकिस्तान हमेशा से एक्सपेक्ट करता है, और हमें इस चीज का पता भी है कि इंडिया और इजराइल की आपस में बहुत ही अच्छा गठजोड़ है। खुसूसन जब से मोदी जी आए 2014 से 2014 ऑनवर्ड्स, ऑफ कोर्स उनका बहुत अच्छा गठजोड़ है। अगर मोदी जी की अपनी ही बात की जाए तो 2006 में वो पहली दफा इजराइल गए थे। वो उस वक्त सीएम गुजरात थे, और सीएम गुजरात होते हुए उनकी वजह शोहरत क्या थी ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात रॉयट्स अपनी जगह, और फिर वो वहाँ पे 2000 जो लोगों को मारा गया वो अपनी जगह, और फिर आज का जो हमें इजराइल नज़र आता है जिसमें कि 80,000 गाजा के जो लोग हैं उनको, निहत्ते लोगों को मारा गया। और इस सारे गठजोड़ में ऑफ कोर्स ये दोनों पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अगर बात की जाए कि दोनों ममालिक आगे जाके आपस में ये जो डील्स कर रहे हैं, I2U2, यू हैव मेंशन्ड इट, एंड आई जस्ट वांट टू से टू यू कि पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है ये अनअनाउंस्ड पहले से मौजूद था, लेकिन यह है कि अनाउंस अब हुआ, और ये दोनों ममालिक जो हैं ये हमेशा से एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जहां तक बात है कि क्या नहीं, आपके सामने भी बड़ा वहां वो है। एक सेकंड, आपको मैंने राजा फैसल आपने जो कुछ एक बातें कही, एक तो मैं मतलब उन बातों पे नहीं जाना चाहता कि ये जो आरोप लगाए जाते हैं कैसे भारत की सर्वोच्च अदालत ने उन सब से पर्दा हटा दिया और ये बता दिया कि ये तमाम आरोप केवल आरोप थे, इनका कोई आधार नहीं था। नंबर 1।
ये जो अच्छा, प्रधानमंत्री भारत मोदी के की- संदर्भ में भारत आप की कह रहे हैं। अदालत ने- दूसरा, भारत की आपने अदालत ने पैलेस्टाइन हटा की दिया। बात की, आप हमास की बात कर रहे हैं। देखिए, आतंकवादी कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं होंगे, ये आपको अब कम से कम समझ लेना चाहिए। एज अ नेशन मैं कह रहा हूं, राजा फैजल को नहीं, एज अ कंट्री पाकिस्तान को। दूसरी बात यह कि जब आप कह रहे हैं पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है, तो फिर यह सवाल उठते ही नहीं है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मेरा सीधा सा मानना यह था कि इजराइल के मामले में आप भी उहापोह में हैं। आप बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए ट्रंप जैसे ही सीटी बजाते हैं दौड़े चले जाते हैं, लेकिन इजराइल को एहतराम करने में, उसको मानने में, उसको तस्लीम करने में आपके सामने दिक्कतें ये हैं कि आपके यहां लोग रोडों पर उतर आते हैं, वरना आप भी फौरन जाते और नेतन्याहू साहब से कहते कि साहब हमको भी आपकी मित्रता की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन आप ये कर नहीं पा रहे। देखिए, आपकी मित्रता उनके साथ बढ़ रही है, हमें खुशी है और ये बढ़नी भी चाहिए थी। और अगर बात की जाए इसराइल की, तो इसराइल के साथ संबंध भारत के बहुत पुराने हैं। और अगर बात की जाए जो इजरायलीज चल के आए थे उनको ऑफ कोर्स इंडिया ने भी उस वक्त जगह दी थी, बल्कि अगर बात की जाए कि जूस जो है वो इंडिया में कोई 1947 ऑनवर्ड से नहीं है, या फिर जब उनके खिलाफ हिटलर बरसरे पैकार था उस वक्त से नहीं है, ये सदियों से चलते आ रहे हैं। और मत भूलिए कि 1000 साल तक तो 1000 साल मुसलमानों ने भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर कब्जा बनाए रखा। नहीं, लेकिन आपने बड़ी कंफ्यूजन देखिए, भारत जो करता है बड़ा स्ट्रेट करता है, उसकी लाइनें बड़ी स्पष्ट होती हैं। कर्नल शैलेंद्र आपकी कुछ बातों का जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट कर्नल शैलेंद्र के लिए। कर्नल शैलेंद्र, राजा मैं आपके साथ चल रहा हूं। राजा देखो, एक बात बड़ी सीधी है। मैंने आपको जाबाज पाकिस्तानी कहा है, मैंने आपको राजपूत सच बोलने वाला कहा है। राजा फैजल उसके बाद आप हो। एक इंसानियत के तौर पर सच बताना। अगर आप मुसलमान के इतने बड़े पहरेदार हैं, तो जनाब जियाउल हक ने 25,000 मुसलमान मारे थे, तो क्या हुआ फिर? चलिए छोड़ दीजिए। चाइना आपका सबसे क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा नहीं आपका कहना है। वहां उंगलियार्स के साथ क्या हो रहा है, आपने कितनी बार आवाज उठाई। चलो उसको भी छोड़ दिया। आप हमास और गाजा करे जा रहे हो। मुझे आप एक बात बताओ, आप गाजा में जब आप जा रहे हो तो किसके कहने पे जा रहे हो? यूएस के कहने पर जा रहे हो। यूएस किससे बुलवा रहा है? इजराइल से बुलवा रहा है। आपका अन्नदाता कौन होगा? आपकी पे और पेंशन कौन देगा? इजराइल देगा। अब आपका टास्क क्या है? 2 टास्क दिए हैं। एक तो आपने सारी जो टनल्स हैं उन्हें डिसमेंटल करना है, दूसरा हमास को डिसआर्म करना है। आप कर पाओगे? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान नहीं जा रहा। अरे भाई, ये तो अब मैं क्या करूं? ये आप वो पीस बोर्ड में आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं एक बात राजा फैजल साहब, कर्नल शैलेंद्र एक सेकंड नहीं भेज रहा। राजा फैजल साहब, एक बात तो आप जानते होंगे, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी संसद में कहा है कि अगर वो ना करते तो इधर तो शहबाज की जान के लाले पड़ गए थे। 3.5 करोड़ लोग मारे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको भी शायद हिंदी में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में से हिंदी को ट्रांसलेट करना, ये मेरे ख्याल में आपको मुश्किल तो नहीं होनी। आप कर दीजिए तर्जुमा। आप ज्यादा अच्छे से अंग्रेजी जानते होंगे। डोनाल्ड ट्रंप सिखा रहे हैं आजकल अंग्रेजी। बताइए क्या कहा है उन्होंने? हाँ, उन्होंने ये कहा कि वहां पे हजारों लाखों लोगों की जान जा सकती थी। मुझे ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हजारों लोगों की जान जा सकती थी, जिसको कि मैंने सेफ्टी के साथ वेट करवाया, सीज फायर करवाया। पाकिस्तान हमेशा से गाजा इसका मतलब 3.5 लाख पाकिस्तानी मारे जाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान का बोल रहा है, इंडिया का तो वो नहीं बोल रहा है। और आप एक बात बता दीजिए, उनकी जान बच गई तो भाई साहब, राजा मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, सच्चाई, 2 एटॉमिक देश के लिए पूरे मर मिटो, लेकिन सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। दूसरा क्या चूड़ियां पहन के बैठा होगा? चूड़ियां, फिर चूड़ियां, कहां की चूड़ियां? कौशिक साहब, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले अमजद अयूब मिर्जा। दुनिया में इसको बड़ी दिलचस्पी से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि एक तरफ मुस्लिम नेटो वाली बात भी की गई, यह भी कहा गया कि बाकी सारे मुल्क हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास परमाणु सिक्योरिटी है, एटॉमिक सिक्योरिटी है उनको देने के लिए। और इस बीच ये खबर भी आई कि असल में बोर्ड ऑफ पीस में जाने के लिए भी ये तैयार हैं, साथ में अपनी मजबूरियों का हवाला भी दे रहे हैं। ईरान को लेकर भी उहापोह में है कि क्या करें, इजराइल वाली और अमेरिका वाली लाइन टो करें या असल में हमको मुसलमान के साथ खड़ा हुआ दिखाना चाहिए खुद को।
अफगानिस्तान के साथ जो चल रहा है वो मालूम है, और घर में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा अपनी जगह है। आपको क्या लगता है ये इजराइल के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा होगा? देखिए, इसको पाकिस्तान में तो वैसे ही देखा जा रहा होगा जैसा वहाँ का मीडिया दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास अल्टरनेट मीडिया या अल्टरनेट नैरेटिव्स या ऐसी किताबें तो बैन हैं जो अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लोगों के सामने रख सके। तो अवाम वहाँ पे ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम कर लिया है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का मतलब ये है कि आप इजराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और पहले भी इनके बहुत सारे लोग इजराइल जाते रहे। मैं ज़रा जवाब देना चाहता हूँ इस चीज़ का कि इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे इतने साल हुकूमत की। हम ये नहीं समझते कि मुसलमानों ने हुकूमत की, हम समझते हैं कि इन्वेडर्स थे जो आए और फिर उनकी औलादों ने हुकूमत की। यही वजह है कि इतना जुल्म किया मुसलमान ने मुसलमान पे कि 1971 में 30 लाख बंगाली मुसलमानों को पंजाबी मुसलमानों ने कत्ल जब किया, तो उन बंगाली मुसलमानों ने हिंदुओं को पुकारा, और हिंदुस्तान ने आके तुम्हारा जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां से जिंदा बचाया मुसलमानों को। आज तालिबान की सरकार है, डाई हार्ड इस्लामिक रेडिकल जिहादी गवर्नमेंट है, तुमने उनका ट्रेड बंद कर दी, तुम उन पे बमबारियां कर रहे हो, और उनको मनोसलवा कौन दे रहा है, उनकी मदद कौन कर रहा है? बड़ी बात कही है सर कि तस्लीम वो है हिंदुस्तान। हिंदू इंडिया इज हेल्पिंग मुस्लिम अफगानिस्तान टू रीबिल्ड इटसेल्फ, और पाकिस्तान उनकी कमर में खंजर घोंप रहा है। ये है फर्क। पाकिस्तान किस तरीके से पीठ में खंजर भोंक रहा है अफगानियों के, और भारत उसको रीबिल्ड करने में मदद कर रहा है। अमजद अयूब मिर्जा ये कह रहे हैं कि केवल इस्लाम का नाम ले लेने से नहीं और ब्रदरहुड की बात कर देने से नहीं होता, जो लोग इंसानियत के नाम पर खड़े होते हैं वो अपनी कथनी और करनी को एक जैसा रखते हैं। मुकेश कौशिक साहब के पास जाऊंगा ये समझने के लिए कि ये इस यात्रा का महत्व उनकी निगाह में, क्योंकि वो इंटरनेशनल अफेयर्स को और जियोपॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, इतने सालों से वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके हिसाब से सर सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे क्या है? ऑप्टिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्या अचीव हुआ उसकी बात कर रहा हूं। दिनेश, पहले मैं बता दूं कि भले ही इसको लोग पाकिस्तान अपने नैरेटिव के रूप में देखता है कि इंडिया इजराइल की जो दोस्ती है वो एंटी मुस्लिम एक्सेस है, लेकिन शायद इनको या पूरी दुनिया को ये पता होगा कि इंडिया इजराइल की दोस्ती इस समय पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। वो कभी हुआ करती थी जिसमें हम लोग जब हम इजराइल से दोस्ती करते थे तो फिलिस्तीन के साथ भी एक हाइफनेट किया जाता था। वो आइडियोलॉजिकल ड्रिवन एक डिप्लोमेसी थी, वो बहुत पीछे छूट गई है। अब इंटरेस्ट ड्रिवन जो डिप्लोमेसी है, जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन डिप्लोमेसी है या कैपेबिलिटी ड्रिवन डिप्लोमेसी है, भारत इजराइल के संबंध इस समय वहां पर आके खड़े हुए हैं, और इसको बहुत नैरो एंगल से पाकिस्तान के जो छोटे हिंदू मुस्लिम एंगल हैं उसको उस ढंग से देखना, इसको संकीर्ण करना होगा और इस पूरी बहस को डिरेल करना होगा। मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के ये संबंध है जिसको पाकिस्तान सिर्फ अपने एंगल से देखता है, और उनको देखने दीजिए। उनके अपने एक फूल्स पैराडाइज है जिनमें उसको रहने दीजिए, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उनको उसको नरिश करने दीजिए। हम लोग इन बातों से थोड़ा और ऊपर आ चुके हैं। हमारी चिंता और चाइना को लेकर है, क्योंकि चाइना इस संबंध को अपने लिए थ्रेट के रूप में नहीं देख रहा है, वो अपने लिए कंपटीशन के रूप में देख रहा है। जब हम इस पूरे डायनामिक्स को देखते हैं कि भारत और इजराइल के बीच क्या हो रहा है, और चाइना जब उसको अपने ढंग से देखता है तो वो देखता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में दो आई मिलकर बहुत बड़े आई बन जा रहे हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं, और वो भी ऐसी ताकत के रूप में जो एक तरफ इजराइल से संबंध रखती है, लेकिन दूसरी तरफ यही भारत सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ उतने ही मजबूत संबंध लेकर आगे बढ़ता है। राइट। तो ये इस बड़े प्रिज्म के साथ इन संबंधों को देखना चाहिए। ये बड़ा प्रिज्म होना चाहिए। मैं आपके पास लौटता हूं सर, लेकिन असल में क्या है, प्रिज्म तो बड़ा है लेकिन चैलेंजेस 2 फ्रंट हैं, 2.5 फ्रंट तो कह गए रावत साहब, लेकिन असल में ये 2 फ्रंट ऐसे हैं कि चर्चा इसकी होगी ही होगी। अब ये संकीर्ण है, वो स्पेक्ट्रम से जो निकलते तमाम कलर हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कलर ये भी है, जरा देखिए इस कलर को भी समझिए। पाकिस्तान की इजराइल वाली ये जो उहापोह है उसको समझिए।
मान्यता दें या ना दें। अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं दे चुके मान्यता, बोर्ड ऑफ पीस में जाने की बात करके तो ये कह चुके कि हम तस्लीम करते हैं, और कैसे कहें। अब जरा देखिए, तर्क देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा धड़ा है, वो ये मानता है कि हमको रिश्ते रखना चाहिए, सऊदी की तरह रिश्ते रखना चाहिए, तुर्की की तरह रखना चाहिए, हमको भी इजराइल की तरफ अपना झुकाव बढ़ाना चाहिए। अगर हमको इससे डिफेंस हमारा मजबूत करने में और आने वाले दिनों के चैलेंजेस से निपटने में अगर हमको मदद मिलती है तो हमको करना चाहिए। लेकिन डर क्या है? डर यह है कट्टरपंथी संगठन सड़कों पर उतर जाएंगे। आपने देखा था तहरीके लब्बैक ने क्या किया था बीते दिनों, यही इशू था कि वहां जाकर एक मुसलमान कैसे मुसलमान के खिलाफ बंदूक उठाएगा, और इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार हां कैसे कह सकती है। अब जरा देखिए सऊदी अरब और ईरान का ये क्रॉस प्रेशर भी देखिए। सऊदी फैक्टर, सऊदी इजराइल से रिश्ते सामान्य करने में जुटा हुआ है। ईरान फैक्टर देखिए, अगर पाकिस्तान इजराइल की तरफ झुका तो ईरान की सीमा पर टेंशन, और फिर ये इस तर्क को कैसे वो आगे बढ़ाएंगे कि देखिए हम तो उम्मा के लिए खड़े हुए हैं, ब्रदरहुड के लिए खड़े हुए हैं, इसको कैसे वो फिर आने वाले दिनों में जस्टिफाई करेंगे। भारत इजराइल रक्षा गठजोड़, और सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि भारत का ये सुदर्शन चक्र ये आने वाले दिनों में इतना इम्प्रेग्नेबल होने वाला है कि फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और इसको सुदृढ़ करने में इजराइल भी अपनी भूमिका निभा रहा है। इस्लामिक उम्मा का स्वघोषित नेतृत्व फिर कहां जाएगा? पाकिस्तान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र मानता है। ऐसे में असल में कि मेरे पास वो परमाणु छतरी है जिसके नीचे सब मुस्लिम देश आ सकते हैं, ये वाली जो बात है इसको आने वाले दिनों में मानेगा कौन, और ये कार्ड चलेगा कैसे? इसलिए इजराइल की तरफ जाना तो चाहता है, चला भी गया है कुछ हद तक, औपचारिक ऐलान बस बाकी। अमजद अयूब मिर्जा इसमें लेकिन बहुत सारी कसर देखिए। राजा फैसल अभी नहीं मानेंगे, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उन्होंने, उनके देश ने आखिरकार क्या एक तरीके से इजराइल को तस्लीम कर लिया है? राजा फैसल, देखिए, पाकिस्तान इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान का स्टांस यह है कि पाकिस्तान कैन ओनली एक्सेप्ट इजराइल एज अ नेशन, कि अगर वो 1967 की जो वॉर हुई थी, प्री 1967 वॉर जो बॉर्डर्स हैं उस पे वो 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बैठे और उस पे अग्री करे। इस सूरत में पाकिस्तान उनको मानने को तैयार है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल जिसमें कि वो पूरे का पूरा गाजा जो है उसको बॉम्ब कर दें और ग्राउंड कर दें और जेनोसाइड मचा दें, उस सूरत में अगर वो पाकिस्तान से चाहते तो पाकिस्तान कभी भी उनको एज अ स्टेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहां तक आपने बात की कि वहां से भी ऑफकोर्स आपको डिफेंस डील आयरन डोम मिलने जा रहा है, आई एम हैप्पी फॉर यू कि आपको मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि S-400 wasn't that successful, और लेकिन आयरन डोम भी तो इतना सक्सेसफुल नहीं था। ईरान के जो मिसाइल्स वहां पे गए थे, आपको याद होगा कि मोसाद के हेडक्वार्टर पे जो जाके मिसाइल लगे थे वो पूरी तरह लगे थे, और इसी वजह से तो अभी 100% एक्यूरेसी वाला कोई भी इस तरह का शील्ड आना बाकी है ना। वो कह रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ने डेवलप कर लिया होगा, लेकिन अभी तक इस तरह का सैचुरेशन में आप 90% और 80% भी अगर ये कर रहे हैं कि आप महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को बचा रहे हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट हैविंग 100% एक्यूरेसी। अब जरा ये भी देखिए किस किस तरीके की कवरेजेस आपके यहां हुई हैं और हेडलाइन क्या हुआ। इससे पैनिक जो आप कह रहे थे, कोई पैनिक नहीं है। मैं जरा दिखाता हूं आपको पाकिस्तान के अखबारों ने क्या क्या लिखा है। भारत इजराइल डील, पाकिस्तान मीडिया में क्या क्या हलचल। डॉन देखिए जरा, यरूशलेम में मोदी का संबोधन, क्या पाकिस्तान मध्य पूर्व की नई व्यवस्था से बाहर हो गया है? आइसोलेशन का डर सताने लगा है पाकिस्तान को। जरा देखिए डॉन इस बात को। अब जरा यहां आइए, इंटरनेशनल द न्यूज क्या कहता है ये भारत इजराइल डील पर। पाकिस्तान मीडिया, द न्यूज इंटरनेशनल, भारत इजराइल रक्षा सौदा पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के लिए खतरे की घंटी। राजा फैसल, मैं अपने घर से लेके नहीं आया हूं, आपके यहां के अखबार हैं। आप कह रहे थे कोई पैनिक नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं कितना पैनिक है। अब जरा और भी दिखाइए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, बीबी और मोदी का ब्रदरहुड। असल में बेंजामिन नेतन्याहू का जो निकनेम, प्यार का नाम है, बीबी है। बीबी और मोदी का ब्रदरहुड पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक अलगाव का दौर। अपार्थीड महसूस किया जा रहा है, अलगाव महसूस किया जा रहा है, लेफ्ट आउट खुद को महसूस किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कोई पैनिक नहीं है। यह है वहां की अखबारों की सुर्खियां। अमजद अयूब मिर्जा, इससे तो लग रहा है जो आप कह रहे थे ठीक कह रहे थे। घबराहट तो है, लेकिन बात हाँ प्लीज जल्दी से। बात यह है कि तस्लीम करना ऑफिशियली वो उसकी जरूरत नहीं है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस डिमांड। लेकिन सर ये मान लीजिए कि अभी राजा फैसल की बातों पर चला जाता हूं, कहते हैं कि अभी हम तस्लीम नहीं करेंगे,
लेकिन दूसरी बात देखिए, वहां पर ये पैनिक क्यों है? एक तरफ से उन्होंने हाँ दोनों देशों के अच्छे संबंध हैं, शुरू से हैं, कोई बात नहीं वाली बात दिखा रहे थे, लेकिन वहां के अखबार तो कुछ और दिखा रहे हैं कलना शैलेंद्र। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना, जो चल रही थी अभी मेरे को आप एक 10 सेकंड दीजिएगा। ये जो हेक्सागन की बात है, एंटी मुस्लिम, भाई एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? हेक्सागन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अलायंस में कि ये एंटी मुस्लिम होगा। उसमें तो उन्होंने बोला है अरब कंट्रीज भी होंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जहां पर आप लेफ्ट आउट हो रहे हैं, जहां पर आप लेफ्ट आउट हो रहे हैं पाकिस्तान, वहां पर यह भी लिखा है कि एशियन कंट्री होगा, लेकिन उसको अभी हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं सिवाय इंडिया के। व्हाट डज दैट मीन? हु इज लेफ्ट आउट? इफ यू आर दी चैंपियन, अगर पाकिस्तान पूरी दुनिया का मुसलमानों का चैंपियन है, मुझे समझ नहीं आ रही राजा, आप क्यों अपने कंट्री को डिग्रेड कर रहे हो ये बोलकर कि 1000 साल तक वो मुगलों ने उस समय आप मेरे पार्ट थे, यू आर पार्ट ऑफ मी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। उस पाकिस्तान को का नाम नहीं था, वो हिंदुस्तान था। ये गलत हो जाएगा आपका अपने कंट्री में मैसेज देने के लिए। खुदा की कसम, ये शख्स जो बैठा हंस रहा है, ये है गद्दारों का शक्ल। माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि राजा फैजल अपने देश के जाबाज सिपाही रहें, बिल्कुल ना सुने, लेकिन सच जरूर बोलें, सच का सामना करें, गलत बात ना। हमजद अयूब मिर्जा राजा फैजल को हंसते हुए देखकर ऐसा कह रहे थे, लेकिन मैं जरा यहां पर दिखाऊंगा संवाद और शांति मिडिल ईस्ट की पुकार। गाजा पीस प्लान से शांति का रास्ता बना, जरा देखिए, हम संवाद और शांति जारी रखेंगे, ये बात कही गई, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद और शांति मिडिल ईस्ट की पुकार है, गाजा पीस प्लान से शांति का रास्ता बना, हम संवाद और शांति जारी रखेंगे।